वेलकम बैक फ्रेंड्स, हमारे चैनल ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का जो है नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले दिया है ऑब्जर्व, हमें इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है एंड जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डू वी सी द बर्ड्स। हम बर्ड्स को कहाँ देख रहे हैं, बर्ड्स कहाँ है, बर्ड्स देखो आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। वेयर एंड सेकंड इज वेयर इज द काउ ग्रेजिंग। गाय जो है घास कहाँ चल रही है, पेड़ के पास घास है वहां पे चल रही है ना। थर्ड इज लोकेट द ट्री एंड द रोड्स। रोड्स कहाँ है, जहाँ पे कार्स चल रही है वो रोड है, एंड ट्रीज जहाँ गाय चल रही है। वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम, हाउ डज इट फ्लो। रिवर्स कहाँ से आती है, रिवर्स कहाँ से आती, माउंटेन्स से आती हैं, ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं। पांचवा क्वेश्चन है वेयर इज द एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ दिख रहा है, आसमान में बादलों के पास उड़ता हुआ। एंड द सिक्स क्वेश्चन इज वेयर आर द फिश सीन। हमें फिश कहाँ दिखाई दे रही है, फिश नदी के पानी में बहते हुए यहाँ पे फिशेस दिखाई दे रही हैं। एंड द सेवन क्वेश्चन ऑन व्हाट इज द सेल बोट फ्लोटिंग। सेल बोट कहाँ हमें बहती हुई दिखाई दे रही है, नदी के पानी में। सेल बोट कहाँ बहती है, पानी में ही तो बहती है ना। एंड आगे बढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में। यू कैन सी दैट सम थिंग्स इन द पिक्चर आर इन वाटर, सम ऑन लैंड एंड सम इन द स्काई दैट इज इन द एयर। हम इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो जमीन पे हैं, कुछ चीजें जो है पानी में है, और कुछ जो है आसमान में है, मीन्स हवा में है। Thus, all things on the earth are associated with air, water and lands। मतलब हमारी अर्थ में जितनी भी चीजें हैं वो सब किससे रिलेटेड है, सब एयर वाटर एंड लैंड से रिलेटेड है। एयर वाटर एंड लैंड आर called the earth, atmosphere, hydrosphere and lithosphere respectively। means air water and land जो है इन तीनों को क्या किस में डिवाइड किया गया, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, इन तीनों में डिवाइड किया। मींस जो हमारा एयर वाला पार्ट होता है, आसमान वाला पार्ट, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। जितना भी वाटर वाला पार्ट होता है, पानी का जितना भी पार्ट होता है उसे हाइड्रोस्फेयर कहा गया, एंड जितना भी जमीन वाला पार्ट होता है उसे लिथोस्फेयर कहा गया। मोर different living things occupy these three spheres of the earth। मीन्स जितनी भी लिविंग थिंग्स है, अलग अलग टाइप की जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सब इन तीनों स्फीयर्स को ऑक्यूपाई की हुई हैं। These living things and the part of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called the बायोस्फीयर। और ये जो लिविंग थिंग्स है, जो तीनों पार्ट्स, तीनों स्फीयर्स को ऑक्यूपाई की हुई है, इन तीनों को टुगेदर कहते हैं बायोस्फीयर। मीन्स हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तीनों को साथ में बायोस्फीयर कहा जाता है। These spheres have formed on the earth naturally। We have learned all these in the previous standard। ये जो तीनों फॉर्म हुए, जो तीनों स्फीयर है वो नेचुरली फॉर्म हुई। मीन्स जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तभी ये तीनों स्फीयर्स नेचुरली फॉर्म हुए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है द एटमोस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमोस्फेयर क्या है, ये एक एयर की जो एक लेयर है, मीन्स हवा की एक लेयर है जो क्या हुई है, अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुई है। द सरफेस ऑफ द अर्थ comprise water and land that is the hydrosphere and लिथोस्फीयर। जो अर्थ का जो सरफेस है, जो अर्थ का सरफेस है वो दोनों स्फीयर्स, मतलब दो स्फीयर जो बचे हुए हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, इन दोनों से भरा हुआ है। ऑफ दिस द हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाई अ मच लार्ज पार्ट देन द लिथोस्फीयर। फिगर 1.2 मतलब क्या बोल रहा है कि जो हाइड्रोस्फीयर है वो लिथोस्फीयर से ज्यादा पार्ट को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर हम 1.2 फिगर में देखें क्या बोला है, प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर, तो देखते हैं लैंड का जो प्रोपोर्शन है 29% है एंड वाटर का है 71%। वाटर क्या है, वाटर हाइड्रोस्फीयर है, एंड लैंड क्या है, ये लिथोस्फीयर। मीन्स जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है वो डबल पार्ट से ऑक्यूपाई किया है लैंड से, लिथोस्फीयर से।
We also look upon these natural components in solid, liquid and gaseous form as resources. और ये जो तीनों नेचुरल कंपोनेंट्स मीन्स तीनों स्फीयर्स हैं, इन्हें हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के रूप में भी देख सकते हैं. इन अदर वर्ड्स वी यूज देम टू फिलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स. एंड हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, खाना, कपड़े, ये सब जो है ये सारी नेचुरल रिसोर्सेस की हेल्प से ही मिलती हैं. लेट अस नाउ स्टडी ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स इन डिटेल. चलो हम इन तीनों कंपोनेंट्स जो हमारे तीनों स्फीयर हैं इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं. उसके पहले यहाँ पे कुछ दिया है. एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड on the earth and to fulfill their basic needs. They are called natural resources. मीन्स हवा हो गया, पानी हो गया और जमीन हो गई. ये जो तीनों फैक्टर्स हैं हमारे लिविंग थिंग्स को रहने के लिए, अर्थ पे जीने के लिए, ये तीनों फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. और इन लिविंग थिंग्स की जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं वो सब इन्हीं तीनों फैक्टर्स से, इन्हीं तीनों स्फीयर्स से हमें मिलती हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस. अब आगे बढ़ते हैं. आगे क्या दिया है, कैन यू रिकॉल. कैन यू रिकॉल में दिया है व्हाट आर द 5 लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की 5 लेयर कौन कौन सी हैं. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर्स. ये हैं 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर्स. मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर के टोटल 5 लेयर्स हैं. ट्रोपोस्फियर, एस्ट्रोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. अब हम पढ़ने वाले एयर के बारे में. क्या है, द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. सोचो इतनी सारी चीजें एयर कंटेन. मतलब एयर में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं. नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, 6 इनर गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं और डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं. डस्ट पार्टिकल मतलब क्या, धूल के कण और वाटर के वेपर पाए जाते हैं. द ट्रोपोस्फियर contain about 18% of the total mass of gas in the air. मतलब हमारा जो पहला जो स्फीयर होता है ट्रोपोस्फियर, वो टोटल 18% एयर कंटेन करता है. मीन्स टोटल 100% एयर में से 18% जो हमारा पहला स्फीयर है, एटमॉस्फेयर का पहला जो लेयर है ट्रोपोस्फियर, वही 18% कंटेन करता है. 18% उसी में पाया जाता है. while the proportion is about 19% in the स्ट्रोस्फेयर. मतलब स्ट्रोस्फेयर में 19% पाया जाता है. मीन्स 18% ट्रोपोस्फेयर में एयर कंटेन है और 19% स्ट्रोस्फेयर में. फर्दर इन द मीसोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर. आयनोस्फेयर क्या है, जो हमारी मीसोस्फेयर है एंड थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, इन तीनों को मिला के हमारा आयनोस्फेयर बनता है. Ionosphere and mesosphere. The proportion of the mass of gases goes on decreasing. Gas are not found in the exosphere and beyond exospheres. मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो गैसेस होती है वो क्या होती हैं, कम हो जाती हैं. उनका प्रोपोर्शन जो होता है डिक्रीज होता जाता है. एंड एक्सोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बाहर गैसेस नहीं पाई जाती हैं. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या दिया है, यू कैन सी दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एंड इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. मतलब कि जो एयर होता है वो क्या होता है, बहुत सारी गैसेस का क्या होता है, मिक्सचर्स होता है. एंड जो बेसिकली जो मुख्य गैसेस होती हैं, जो एयर में पाई जाने वाली सब मुख्य गैसेस होती हैं, वो इस डायग्राम में दिया हुआ है. Beside these gases, air also contains water vapor and dust particles. इन गैसेस के अलावा एयर जो होता है वो वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स, जो धूल के कण होते हैं और पानी के जो भाप होते हैं, उनके जो वेपर्स होते हैं वो भी हवा में पाए जाते हैं.
The amount of the gases in the air is the greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the surface. जमीन के पास जो हमारा सरफेस है मीन्स जमीन के पास सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस पाई जाती है, मतलब एयर जो है गैसेस जो है वो जमीन के पास हमारे सरफेस के पास सबसे ज्यादा पाई जाती है। और जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं और ऊपर जाते जाते हैं तो वहाँ हवा जो है वो कम होती जाती है। That is air becomes rare at higher altitude, मतलब कि अगर हम एकदम हायर एल्टीट्यूड में जाते जाते हैं तो एयर जो होती है वो कम होती जाती है। The proportion of the constituents of air and some of their use are given below, नीचे दिए हुए। उसके पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम में क्या बताया है कि जो नाइट्रोजन होती है वो कितने परसेंट पाया जाता है, 78%, मतलब टोटल 100% एयर में से 78% ओनली नाइट्रोजन पाया जाता है एंड 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। आर्गन गैस 0.9% पाई जाती है और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर जितनी भी अदर गैसेस होती हैं वो 0.07% पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.03% पाया जाता है। अब क्या दिया है, सम यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर, एयर में जो गैसेस पाई जाती है उनके कुछ यूज दिए हुए हैं। पहला है नाइट्रोजन हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स, क्या करता है हमारे लिविंग थिंग्स जो होती है उन्हें वर्क करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत, मतलब उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है जो प्रोटीन से मिलता है। तो प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन एक हेल्प करता है और हमारी ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अमोनिया मीन्स सफाई के लिए अमोनिया गैस का, अमोनिया का यूज किया जाता है और अमोनिया को फॉर्म करने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। एंड इन एयर टाइट पैकिंग ऑफ फूड स्टफ, और एयर टाइट जो पैकिंग होती है जैसे वेफर्स हो गए या फिर कुरकुरे हो गए, ये सब एयर टाइट पैकिंग होती है, इन सब में भी नाइट्रोजन गैस का ही यूज किया जाता है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबक्शन, मतलब किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और लिविंग थिंग्स के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अगर लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन नहीं होगा, मतलब वो सांस लेंगे नहीं लेंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए नेसेसरी सबसे ज्यादा जरूरी लिविंग थिंग्स के लिए होता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो लिविंग थिंग्स भी नहीं रह पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, plants use it for producing their food, use in fire extinguisher, मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना बनाने के लिए, अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और आग को बुझाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। मतलब ऑक्सीजन जो है वो आग को जलाने के लिए जरूरी है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग भी नहीं जलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है उससे हम आग बुझा सकते हैं। आर्गन क्या होता है, यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, मतलब इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं जो आपके घरों में बल्ब लगे रहते हैं उनमें आर्गन गैस होती है। आर्गन गैस का यूज इलेक्ट्रिक बल्ब्स के लिए यूज किया जाता है। हीलियम जो है यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयर शिप्स, जो एयर शिप्स होती हैं उनमें लिफ्ट जनरेट करने के लिए और लो टेम्परेचर करने के लिए, कहीं पे अगर टेम्परेचर बहुत हाई है वहाँ का टेम्परेचर लो करना हमें गर्मी में जैसे, तो इसके लिए भी हम हीलियम का यूज करते हैं। नियोन का क्या है, नियोन यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, नियोन का यूज कहाँ किया जाता है, जो डेकोरेटिंग लाइट्स होती है जैसे दिवाली में जो आप डेकोरेट करते हो उन जो लाइट्स होती है उसमें नियोन गैस होती है, और स्ट्रीट लाइट्स में नियोन गैस का यूज किया जाता है। जो सड़क पे जो बल्ब लगे हुए होते हैं, जो रोड लाइट लगी हुई होती है उन पे भी नियोन गैस का यूज किया जाता है। क्रिप्टॉन यूज इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब एक ट्यूब की जैसी होती है, चमकीली ट्यूब होती है, उस ट्यूब में क्रिप्टॉन का यूज किया जाता है। जेनॉन का यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी, मीन्स ऐसा कैमरास होता है ना जिसमें अगर फोटो खींचे तो फ्लैश जल जाता है, एक लाइट जलती है फिर अपने आप बंद हो जाती है फोटो खींचते समय, उसमें जेनॉन का यूज किया जाता है। आगे दिया है ऑलवेज रिमेम्बर में दिया है
The living world on the earth is sustained due to the balance between various gases and other constituent of air. जो living things हैं वो रह पा रही हैं धरती पे, किसकी वजह से रह रही हैं या फिर टिकी हुई हैं, किसकी वजह से? बैलेंस की वजह से। किसके बैलेंस की? गैसेस। जितनी भी गैसेस होती हैं हमारे अर्थ पे हैं, इनके बैलेंस की वजह से ही हमारे लिविंग थिंग्स धरती पर हैं। और जो नाइट्रोजन है वो 78%, अगर नाइट्रोजन कम हो जाएगा फिर भी लिविंग थिंग्स के लिए प्रॉब्लम होगी, अगर ज़्यादा हो जाएगा फिर भी प्रॉब्लम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अगर ज़्यादा होगा तो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कम होगा फिर भी प्रॉब्लम होगी। क्यों कम होगा तो प्रॉब्लम होगी? क्यों? क्योंकि अगर कम हो गया तो प्लांट क्या है, अपना फूड नहीं बना पाएंगे, और वो फूड नहीं बना पाएंगे तो हम क्या खाएंगे? क्योंकि हम प्लांट का फूड ही तो लेके छीन के खाते हैं ना उनसे। द एटमोसफेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर। एटमोसफेयर क्या है? एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्टर है, मतलब फिल्टर करने वाला, साफ करने वाला। It allow the light and heat of the sun to reach the earth, which is necessary for life, but it prevent the harmful element for reaching the earth. It is in the atmosphere that fog, clouds, snow and rains are produced. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है? अलाउ करता है, मतलब आने देता है किसको? जो सनलाइट होती है इसको आने देता, पर सनलाइट के साथ जो हार्मफुल जो गैसेस होती है, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें हमारे अर्थ तक नहीं पहुंचने देता है। मतलब जो नेसेसरी है, जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, वही गैसेस सिर्फ अर्थ के सरफेस तक पहुंचने देता है और कुछ हार्मफुल नहीं पहुंचने देता है। इट इज इन द एटमोसफेयर दैट फॉग, क्लाउड, स्नो एंड रेन्स आर प्रोड्यूस। एटमोसफेयर कैसे प्रोड्यूस होता है? जो एटमोसफेयर में फॉग होता है, जो धुआं जैसा होता है, फॉग, क्लाउड्स बादल होते हैं, और स्नो होता है, रेन होती है, इन सब से ही हमारा एटमोसफेयर क्या होता है? क्रिएट। इन सभी से हमारा एटमोसफेयर बनता है। अब देखो क्या दिया, व्हाट इज द सिमिलरिटीज इन द 3 पिक्चर्स बिलो। ऑब्जर्व करने के लिए बोला है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस बोला है कि इनमें क्या सिमिलरिटीज हमें दिख रही हैं। 3 पिक्चर्स दी हुई हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े खंभों से धुआं निकल रहा है, ऊपर से गाड़ियों से धुआं निकल रहा है। फिर इस 3rd पिक्चर में जंगल जल रहा है तो यहाँ पे धुआं निकल रहा है। तीनों चीजों में हम क्या देख रहे हैं? तीनों चीजें देख रहे हैं कि धुआं निकल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हर जगह से धुआं ही निकल रहा है। क्या? All the above pictures show large scale emission of smoke through different agencies। मतलब कि इस तीनों एजेंसी से हमें क्या दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या हुआ? धुआं निकाला जा रहा है। दिस स्मोक directly mix with the atmosphere, disturbing the balance between the constituent of air. This is called air pollution। देखो जो धुआं होता है वो डायरेक्ट एजेंसी से निकलता है, कंपनियों से निकलता है, गाड़ियों से निकलता है, कहीं आग लगती है वहां से निकलता है, और डायरेक्ट जाके क्या होता है? हवे में मिल जाता है। तो वो क्या करता है? हमारा जो एटमोस्फियर है उसका जो बैलेंस है, उनके गैसेस की जो बैलेंस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का जो बैलेंस है वो क्या करता है? बिगाड़ देता है। क्यों? क्योंकि ये जो धुआं निकल रहा है ये भी गैसों से ही बना है। तो ये गैसेस क्या होंगी? अगर हवा में मिलेंगी तो जो भी इसमें गैसेस होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड होंगी, या जितनी हार्मफुल गैसेस होंगी, इनका क्या होगा? बढ़ेंगी। हार्मफुल गैसेस बढ़ेंगी तो हमारा क्या बैलेंस जो होगा वो बिगड़ेगा ही ना, और इसे हम क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन है। क्यों एयर पॉल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि इनसे हमारा जो बैलेंस है, वो जो हमारी गैसेस का बैलेंस है, ये क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। Harmful gases are given out through combustion of fuels in vehicles and in big industries, and also through incomplete combustion of fuel like wood and coal। जो हार्मफुल गैसेस होती है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल, जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, वो कंबक्शन के थ्रू निकलती है। मतलब जो फ्यूल्स होते हैं, जो ईंधन होते हैं, उन्हें जलाने से, या फिर गाड़ियों से, इन सब से, इंडस्ट्रीज होती हैं, और जो इंडस्ट्रीज होती है, इन सब से भी जो धुआं निकलता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है। और जो आधी जली हुई लकड़ियां होती हैं या आधा जला हुआ कोयला होता है, इन सब से भी हार्मफुल गैसेस ही निकलती हैं। एज अ रिजल्ट एयर पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और इसी के कारण रोज न रोज कुछ न कुछ एयर पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है। मतलब रोज रोज एयर पॉल्यूशन हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है।
क्या दिया है, हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज्ड इन एयर थ्रू कंबक्शन ऑफ फ्यूल्स। जो फ्यूल होते हैं, जो ईंधन होते हैं, उनसे जलने से कौन कौन से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड और सूट। ये सारी क्या है, हार्मफुल चीजें, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो कंबक्शन के थ्रू निकलती हैं, मतलब ईंधन के जलने से निकलती हैं, और जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं। अब आगे क्या दिया, ओजोन लेयर के बारे में दिया है, द प्रोटेक्टिव सेल। इसे ओजोन लेयर को प्रोटेक्टिव सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम समझते हैं। क्या दिया है, देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन, O3, इसे ओजोन और O3 भी कहा जाता है, गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब हमारा जो दूसरा स्फेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें पाया जाता है ये क्या, ओजोन लेयर। मतलब ओजोन लेयर कौन से स्फेयर में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर के कौन से स्फेयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। ओजोन गैस जो होती है वो हमें डायरेक्टली फायदा नहीं पहुंचाती है। जैसे ऑक्सीजन गैस हुई, वो हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर जाता है, तब होता हम जिंदा रहते हैं, तो ये क्या है, डायरेक्टली फायदा मिल रहा है हमें ऑक्सीजन गैस से। बट ओजोन गैस ऐसा नहीं है, ओजोन गैस डायरेक्ट हमें जीने के लिए ऐसा कोई मदद नहीं करती, बट yet it is very important for living things to have this layer of ozone at a high altitude around the earth. The ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things. The ozone gas absorbs these rays, as a result life on the earth is protected. मतलब ओजोन लेयर क्या करता है, जो हमारे सन आपको पता ही है कि जो एयर है वो क्या है, एक फिल्टर है जो सनलाइट को हमारे अर्थ के सरफेस पे आने देता है, बट और गैसेस को नहीं आने देता। तो ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है, वही एटमॉस्फेयर में ही पाई जाती है। तो ये क्या करती है, सनलाइट जो आती है उनमें जो हार्मफुल जो गैसेस होती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, जो अगर हमारे ऊपर पड़ जाए तो शायद हमारी डेथ भी हो सकती है, ऐसी गैसेस जो होती हैं, ऐसी जो रेस होती हैं, उन्हें रोकने का काम वो कौन करता है, ओजोन लेयर करता है। ओजोन लेयर उन्हें अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है और जितनी सनलाइट जो होती है उन्हें आने देता है हमारे अर्थ के सरफेस से। इसीलिए हमारे अर्थ पे जो हमारा लाइफ जो है वो प्रोटेक्टेड है, नहीं तो हमारे अर्थ पे लाइफ भी इम्पॉसिबल होता। द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड इफ chemical gases like carbon tetrachloride or the chlorofluorocarbons used in air conditioner and refrigerator mix with the air. ओजोन लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है या फिर डिस्ट्रॉय हो सकता है कौन कौन सी गैसों के कारण, कार्बन टेट्राक्लोराइड के कारण और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, जो किसमें यूज किया जाता है, एयर कंडीशनर में, मतलब एसी में किया जाता है और फ्रिज में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। The 16th of September is celebrated as Ozone Protection Day all over the world to make everyone aware of the importance of ozone. मतलब सबको ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए प्रति जागरूक करने के लिए 16 सितंबर को ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। याद रखना ये दिन 16 सितंबर। डू यू नो में देखते हैं क्या दिया है, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, पुणे और नागपुर, boards are displayed at place of heavy traffic to show the proportion of the various constituents of the air at that place. मेट्रोपॉलिटन सिटीज मतलब महानगर होते हैं, जैसे मुंबई महानगर, पुणे और नागपुर, ये जो महानगर होते हैं वहाँ पे जहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगता है वहाँ पे बोर्ड्स लगाए होते हैं और उन बोर्ड्स पे दिखाया जाता है कि उस समय वहाँ पे कितनी परसेंट जो एयर में कितनी गैसेस कितनी परसेंट हैं वो शो किया जाता है उस पर। Due to these boards, we can see the amount of harmful element in the air. इसके कारण हम यह देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में वो एयर में कितनी परसेंट हार्मफुल गैसेस हैं और कितनी हैं।
सो इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। अगला पार्ट जो 2 है वो भी आपका जल्दी आ जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।